हमारे जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी, हमने अपनी विचारधारा से हट करके बीजेपी से गठबंधन किया। राजनाथ सिंह का एहसान चुकाने के लिए गठबंधन किया था? नहीं, राजनीतिक संबंध हमारा अखिलेश यादव जी से है और अखिलेश यादव जी के साथ ही रहेगा। लेकिन सपा कार्यकर्ता जो उनके हैं वो तो बड़ा पुतला फूंक रहे थे जब आपके टिकट का अनाउंसमेंट हुआ था अप्रैल 2019 में। अपने लोगों ने भीतरघात किया था, तभी तो मैं चुनाव हारा था। गुर्जर समाज कह रहा है पृथ्वीराज चौहान हमारे हैं जी। राजपूत समाज कह रहा है हमारे हैं, नोनिया समाज का दावा है कि पृथ्वीराज चौहान हमारे हैं। तो कौन होगा फिर चौहानों का बड़ा नेता, डॉक्टर संजय चौहान या दारा सिंह चौहान? अब वो आ गए हैं, तब तो पेच फंस गया। नहीं, कोई पेच नहीं फंसेगा। छोड़ देंगे वो सीट आप? अभी हमें सरवाइव करना है। तो साइकिल से लड़ेंगे। बसपा बोली आप नक्सली, फिर बसपा से गठबंधन, मायावती जी से मित्रता हो गई। 40,000 वोटरों पर पहले स्याही लगा दी गई और पैसा उनके पॉकेट में रख दिया गया। सबको योगी जी ने एक साथ बिठाया कि संजय चौहान के खिलाफ सबको लगना है और उसे चुनाव किसी भी तरह से हराना है। जमघट, लल्लन टॉप का सियासी मंच जहां सत्ता के दावेदारों से सवाल पूछे जाते हैं। जमघट का यूपी एडिशन चल रहा है। इस एडिशन में हमारे आज के मेहमान हैं सोशलिस्ट पार्टी जनवादी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय चौहान जी। बहुत बहुत स्वागत है आप। धन्यवाद भाई साहब। ये सबसे पहले तो डॉक्टर कहानी बताइए, पीएचडी की है आपने? जी। किस विषय में? केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में पीएचडी की जी। और आ गए पॉलिटिकल साइंस में? जी। तो कैसे शुरुआत हुई इस सिलसिले की? मैं एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट नैनी में रिसर्च स्कॉलर था, इलाहाबाद के बगल में। इलाहाबाद के बगल में जी। और उस दौरान एक एनजीओ के थ्रू हम लोगों का मिर्ज़ापुर और सोनभद्र के बीच आना जाना रहता था, आदिवासियों के बीच। जी। और उसी दौरान एक आदिवासी परिवार पूरे पति पत्नी और 3 बच्चों की डेथ हो गई थी। और वो डेथ इसलिए हुई थी कि लंबे दौर तक उनके पास भोजन का प्रबंध नहीं था और चकवड़ की पत्तियां खा करके वो कई दिन बिताए थे। उसी में उनकी फ्रूट पॉइजनिंग हुई थी और पूरा परिवार मर गया था। और वहाँ का उस समय का तत्कालीन एसडीएम उस बात को छिपाने के लिए 1 केजी आटा और 1 पाव दाल उसके घर में रख दिया था, ताकि जांच हो तो ये ना आए कि भूख से मर गए। कह रहा था कि इनका ये रोटी के अभाव में नहीं मरे, इनके घर में तो आटा और दाल पाई गई है, ये चकवड़ की पत्तियों और फूड पॉइजनिंग से नहीं मरे हैं। ये कोई और कारण से इन लोगों ने पारिवारिक आत्महत्या किया है, सुसाइड किया है। ये कब की बात है? 2000? ये 1999 की बात। अच्छा, 99 की बात। और ये बात हम लोग जब पता चली थी तो एनजीओ के थ्रू वहाँ गए हुए थे और इस बात को हम लोगों ने उठाया और आदिवासियों को लेकर के उस दौरान हम लोगों ने दुद्धी में चक्का जाम भी किया था। जी। और उस दौरान हमें लगा था कि उस दौरान पूरा हमारा इलाका वो नक्सली प्रभावित भी था। जी। लेकिन इस घटना के खिलाफ कोई नक्सल मूवमेंट भी नहीं हो पाया, कोई वामपंथी पार्टियों द्वारा भी कोई जम करके प्रशासन से लड़ाई नहीं हो पाई ताकि उस परिवार को न्याय मिल सके और लोगों पर कार्रवाई हो सके। तो मुझे लगा कि साम्यवादी विचारधारा जो गरीबों, सोचते और सर्वहारा वर्ग का नेतृत्व कर रही है, कहीं न कहीं इसमें सैनिक तो सर्वहारा है, लेकिन लड़ाई सेनापति वे लोग हैं जिनके खिलाफ हम लड़ रहे हैं। तो ये विचारधारा की कहीं न कहीं इसकी लड़ाई कुंद हो गई है। मतलब आप तब तक कम्युनिस्ट थे? जी। इसको अच्छा। एक नया आवेग देने की जरूरत है और उसी आधार पर हमने जनवादी पार्टी की बुनियाद रखी। अरे ये तो आपने एकदम फास्ट फॉरवर्ड कर दिया। आएंगे, पार्टी पर भी आएंगे। जी जी। तो आप कह रहे हैं आप मुझे लगा कि मुझे राजनीति करनी चाहिए, तो हमने उस वामपंथी विचारधारा को नया आवेग और एक नई सोच और एक नई क्रांति देने के लिए तो ये जो आपकी जनवादी पार्टी सोशलिस्ट है, ये वामपंथी विचारधारा पे आधारित है? कहीं न कहीं वामपंथी विचारधारा को हम लोगों ने एक कदम आगे बढ़ाया। अच्छा, एक बात बताइए, ये हम आपके लखनऊ के पार्टी दफ्तर में बैठे हैं, होर्डिंग में लिखा है निरपेक्ष धार्मिकता, उच्चतम संस्कार, न्यूनतम संघर्ष। ये न्यूनतम संघर्ष का मतलब नहीं समझा मैं। एक ऐसी भौतिक व्यवस्था समाज के सामने प्रस्तुत करना कि उसे न्याय के लिए, रोटी के लिए अतिरिक्त
संघर्ष करने की परिस्थिति न बने। अच्छा, ये न्यूनतम संघर्ष है। अब आपको हमारी विचारधारा को समझना पड़ेगा। जी, आप विचारधारा भी बताइए डॉक्टर चौहान। और कई लोग, चूंकि ये तो देश और दुनिया में सब लोग देखते हैं लल्लन टॉप को, तो कई लोगों की उत्सुकता होगी जब वो आपके बारे में गूगल करते हैं कि कुछ लोग लिख देते हैं कि नोनिया समाज के नेता हैं। तो ये नोनिया समाज, इसका प्रभाव, थोड़ा इसके बारे में भी दर्शकों को बताइए। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि हमारा जो जनवादी, जैसे साम्यवाद है, समाजवाद है, वैसे ही जनवाद है, कम्युनिज्म, सोशलिज्म और डेमोनिज्म। हमारी अपनी इकोनॉमिक सिस्टम है, हमारा अपना एजुकेशन सिस्टम है, हमारा अपना रिलीजियस सोच है, हमारा अपना सामाजिक ढांचा है जी, हमारी अपनी वैचारिक बुनियाद है। वामपंथी विचारधारा को हमने एक कदम आगे बढ़ाया। वामपंथी विचारधारा के केंद्र में धन है और धन का समान वितरण ही इसका लक्ष्य है। हम भी मानते हैं कि असमानता खत्म होनी चाहिए, लेकिन असमानता इसलिए खत्म होनी चाहिए कि धन की अधिकता भी आपके बेहतर व्यक्तित्व में बाधक है और धन की कमी भी हमारे शोषित व्यक्तित्व में का निर्माण में बाधक है। तो हम समानता इसलिए चाहते हैं कि आदमी का बेहतर व्यक्तित्व बने। ये तो विचारधारा हो गई। और हमारे केंद्र में धन के साथ साथ सर्वोच्च व्यक्तित्व का निर्माण कैसे हो और इसी के आलोक में सरकारी योजनाओं का निर्धारण हो, ये हमारा केंद्र है। क्योंकि हम मानते हैं कि बेहतर व्यक्तित्व के नेतृत्व में ही हम समाज को बेहतर व्यवस्था दे सकते हैं। जैसे अभी योगी जी सत्ता पर बैठे हैं, तो वो योगी कम और अजय सिंह बिष्ट ज़्यादा हैं, तो समाज में अराजकता है, पक्षपात है, जातिवाद है। लेकिन अगर वो सिर्फ योगी बैठते, तटस्थ व्यक्तित्व के मालिक बन करके बैठते, तो कहीं न कहीं समाज में को एक सही न्याय और सही जस्टिस मिलता। अब चूंकि हम एक जात से आते हैं, तो कहीं न कहीं राजनीति में होता है संजय चौहान मतलब नोनिया जाति से बिलोंग करते हैं, ये नोनिया बिरादरी के नेता है। विचारधारा गौण हो जाती है, जात हावी हो जाती है, प्रभावी हो जाती है। और भारत के लोकतंत्र में जाति जो तंत्र है उसको नज़रअंदाज भी नहीं किया जा सकता जी। क्योंकि अगर मैं किसी व्यक्ति से विचारधारा की बात करूं, आप ही से मैं विचारधारा की बात करूं, आप मेरी विचारधारा से प्रभावित हो जाएंगे, मेरे फॉलोअर हो सकते हैं, लेकिन कहीं न कहीं ये चीज़ आ जाती है कि आपके लोग ही आपके साथ नहीं, आपको नेता मानने के लिए तैयार नहीं है, तो हम आपको क्यों नेता माने। तो यहाँ जाति आ जाती है और जातीय गोलबंदी भी जरूरी हो जाती है। और इसी रूप में लोगों को लगता है कि डॉक्टर संजय चौहान नोनिया बिरादरी के नेता हैं। अच्छा, ये सम्राट पृथ्वीराज चौहान अमर रहे हैं, ये मैं बड़ा कंफ्यूज हूँ डॉक्टर साहब जी। नोनिया समाज का दावा है कि पृथ्वीराज चौहान जी हमारे हैं। एक दिल्ली में अलग झगड़ा चल रहा है जी। गुर्जर समाज कह रहा है पृथ्वीराज चौहान हमारे हैं जी। राजपूत समाज कह रहा है हमारे हैं। क्या है ये? देखिए, पृथ्वीराज चौहान हमारे लिए बस इतने ही हैं हाँ कि जैसे मेरी जाति, मेरा समाज जो है जी, ये पॉलिटिकली न तो ऑर्गेनाइज था, न पॉलिटिकल एक्टिविटियों में भाग लेता था, रोटी की जंग में शामिल था, राजनीति की बात नहीं करता था। पृथ्वीराज चौहान की बात हम इसलिए रखते हैं कि तुम अपने इतिहास को देखो और तुम सिर्फ रोजी रोटी के लिए नहीं, तुम्हारा राज भी था, राज के लिए भी लड़ो, संघर्ष करो और सियासत में पार्टिसिपेट करो, राजनीति में पार्टिसिपेट करो। और राज भी था मतलब जब पृथ्वीराज चौहान शासक, अच्छा तो वो भी नोनिया थे? जी, नोनिया ही थे। बैकवर्ड हमारी कम्युनिटी के लोग या हमारे अपने पूरे वर्ग के लोग कहीं न कहीं पृथ्वीराज चौहान को अपना आइकन मानते हैं। अच्छा। और ये चीज़ इसलिए भी प्रमाणित होती है कि हमारे बिरादरी का जो मुख्य पेशा था वो नमक बनाना था, बारूद बनाना था। और पृथ्वीराज चौहान का जो उत्पत्ति केंद्र है वहाँ का नमक पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध था। और कहीं न कहीं हम लोगों का जो विस्थापन हुआ, तो हमारे पूर्वज बताते हैं कि हम लोग राजस्थान से मैनपुरी आए और मैनपुरी से अन्य जगहों पे विस्थापन हुआ, पूर्वांचल में आज से सेटल हो। तो पृथ्वीराज चौहान को अपने वंशज के रूप में लोग मानते हैं। अच्छा, ये कुछ और तस्वीरें लगी हैं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को तो मैं जानता हूँ, पढ़ता भी हूँ, कर्पूरी ठाकुर जी को भी जानता हूँ। ये यहाँ पे 3 तस्वीरें ऐसी, फूलन देवी को भी जानता हूँ, सांसद रही हैं फूलन देवी जी, भारत माता को तो सब जानते हैं।
3 तस्वीरें हैं जिनके बारे में मेरी जानकारी नहीं है। मैं डॉक्टर साहब राजनीति का स्टूडेंट हूँ, है ना, तो मेरी उत्सुकता रहती है। तो मुझे इन तीनों के बारे में आप अगर बताएं, मुकुटधारी प्रसाद चौहान, शहीद बुद्धू नोनिया और बाबा लक्खी शाह बंजारा, एक एक करके अगर आप बता सकें। मैं आपको बुद्धू नोनिया जी से शुरू करता हूँ। जी, शहीद बुद्धू नोनिया जी महात्मा गांधी से भी पहले जी, सत्याग्रह अंग्रेजों के खिलाफ चलाने वाले बुद्धू नोनिया रहे हैं। अच्छा, महात्मा गांधी विदेश से गुजरात आते हैं, और गुजरात से बिहार ही क्यों जाते हैं? मेरे समाज का मुख्य पेशा नमक बनाना था जी, और अंग्रेजों ने जब नमक बनाने पर बैंड लगा दिया जी, कि आप नमक नहीं बना सकते, हमारी कंपनी बनाएगी, जी, तो पूरे बिहार की हमारी नोनिया कम्युनिटी बेरोजगार हो गई। और सबसे पहले इस कानून के खिलाफ बेगूसराय के रहने वाले बुद्धू नोनिया ने अंग्रेजों के खिलाफ नमक सत्याग्रह चलाया कि मैं नमक बनाऊंगा और अंग्रेज इसे कैसे रोकते हैं। जी, और हमारी कम्युनिटी के लोग बुद्धू नोनिया जी के नेतृत्व में खड़े हुए और नमक बनाया। और ये जब कब की बात है, किस साल? ये 1931 की बात है। 1931 की बात है। नमक बनाया, और जब अंग्रेजी सैनिक पहुंचते हैं तब भी बुद्धू नोनिया जी ने नमक बनाना का जो काम चल रहा था उसको नहीं छोड़ा। तो ये गांधी जी के ही नमक सत्याग्रह का एक्सटेंशन था क्या? क्योंकि तब तक तो नमक सत्याग्रह हो चुका था। ये 1931 से पहले हो गया था जी, तो ये इससे उससे पहले ये रहा। अच्छा, हाँ, उससे इसलिए पहले। मैंने कंफ्यूजन। हाँ, मुझे कंफ्यूज है, लेकिन ये बुद्धू नोनिया महात्मा गांधी से पहले नमक सत्याग्रह चलाए थे। और बुद्धू नोनिया इंकलाब बोलते रहे और अंग्रेजों ने जिंदा उनको खोलते हुए कड़ाहे में फेंक दिया था और उनकी शहादत हो गई थी। और इसको लेकर के पूरे प्रदेश के हमारे नोनिया समाज में एक इंकलाब पैदा हो गया था बिहार में। तो महात्मा गांधी के जो साथी थे वे लोग बोले कि आप हमारे यहाँ चलिए, नोनिया पूरा बेरोजगार है। और बुद्धू नोनिया की शहादत ने नोनियों में एक बड़ा इंकलाब पैदा किया अंग्रेजों के खिलाफ, और उनका व्यवसाय इस समय बंद है। आप चलेंगे तो हम चंपारण में और बिहार में नोनियों की बड़ी आबादी है, आपके साथ खड़े हो जाएंगे। महात्मा गांधी चंपारण आते हैं और जो लोग जब ये नमक सत्याग्रह की बात जब गोलबंदी खड़ा करते हैं तो जो लोग उनको लेकर के आए थे, जब महात्मा गांधी पर वहाँ के डीएम ने ये कहा कि भाई आप यहाँ के नहीं रहने वाले हो और यहाँ आकर के आप अंग्रेजों के खिलाफ लामबंद एक गुट खड़ा कर रहे हो, एक प्रेशर गुट खड़ा कर रहे हो, ये हम नहीं चलने देंगे। और उन्होंने उनके जिला बदर का जब नोटिस जारी किया तो मुकुटधारी प्रसाद चौहान ने जी, भितिहरवा एक ग्राम है चंपारण में, पश्चिमी चंपारण में, उन्होंने महात्मा गांधी को 2.5 एकड़ अपनी जमीन रजिस्ट्री की और महात्मा गांधी को कहा कि आप मेरी जमीन में रहिए, कौन कलेक्टर कह रहा है कि आपका यहाँ कुछ नहीं है। अच्छा, वो जो चंपारण सत्याग्रह के लिए आए थे, और वहीं से फिर भितिहरवा गांव में रह करके मुकुटधारी प्रसाद चौहान जी के यहाँ उन्होंने मुकुटधारी प्रसाद चौहान जी ने इनका आश्रम बनवाया, जो भितिहरवा आश्रम के नाम पर आज भी पुरातत्व विभाग ने वहाँ बना रखा है। एक तरफ मुकुटधारी प्रसाद चौहान की मूर्ति है, दूसरी तरफ महात्मा गांधी की है। वहीं से महात्मा गांधी चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत किए और उनका साथ चंपारण के नोनिया समाज ने दिया। और महात्मा गांधी के भी प्रथम आंदोलन का सूत्रपात नोनिया समाज ने मिलकर के किया। क्या बात है। चंपारण सत्याग्रह के बारे में आप लोगों को जानना चाहिए। वो कहा जाता है कि मोहनदास करमचंद गांधी का भारतीय राजनीति में बपतिस्मा था। राजकुमार जी के निवेदन पर वो वहाँ गए। नीलहे थे, नील की पहले खेती हुआ करती थी और उसमें बंधुआ मजदूरी और पूरा विस्तार से प्रसंग है और इस पर कई किताबें भी उपलब्ध हैं। और ये आज आपने मुझे एक नई जानकारी बताई, शहीद बुद्धू नोनिया और मुकुटधारी प्रसाद, नीलहा आंदोलन, नोनिया विद्रोह। जी जी। ये बाबा लक्खी शाह बंजारा के बारे में बताएं। बाबा लक्खी शाह बंजारा का काम था ट्रांसपोर्ट का। अच्छा, आप अगर मिडिल हिस्ट्री में जाइए तो बंजारा समाज जब कोई भी राजा युद्ध के लिए जाता था तो उसके खाने पीने और जो भी सामानें थी उसके ट्रांसपोर्टेशन का काम बंजारा समाज के पास था जी। तो लक्खी शाह बंजारा से और मेरे समाज का लगाव इस रूप में कि मेरा समाज नमक बनाता था जी, और उस नमक को ट्रांसपोर्ट करने का काम बंजारा समाज करता था। अच्छा, तो इनसे हमारे व्यवसायिक संबंध रहे हैं और कहीं न कहीं बंजारा समाज के लोग भी बड़ी आबादी में चौहान टाइटल भी लिखते हैं और एक व्यवसायिक संबंध है। और ये लक्खी शाह बंजारा बंजारा समाज के एक महापुरुष है। इसलिए आपने
तो आपने गौर किया होगा, अगर आपकी साहित्य में दिलचस्पी है तो नमक के लिए नून शब्द का इस्तेमाल होता है, तो उसी से ये नून से नोनिया बना हुआ है। अच्छा। और नोनिया मतलब नमक के ही जो पर्यायवाची हैं, उसी पर्यायवाची के आधार पर हम लोगों की जातियों के नाम भी विभिन्न जगहों पे हैं। जैसे अभी आप चले जाइए इधर मुरादाबाद मंडल में चले जाइए, मुरादाबाद चले जाइए, अमरोहा चले जाइए, बिजनौर चले जाइए, संभल प्रभाग में चले जाइए, तो हमारे लोगों को खागी के नाम से जाति प्रमाण पत्र मिलता है। खागी, जिनको खड़गवंशी चौहान भी बोलते हैं जी। तो खाड़ का मतलब भी नमक ही होता है। अभी आप साउथ इंडिया में चले जाइए तो साउथ इंडिया की भाषा में ऊपर का मतलब नमक होता है, तो हमारी टाइटल ऊपर है वहाँ पर। कहीं लोग लोनारी लिखते हैं, कहीं सुरगर लिखते हैं, कहीं नुनगर लिखते हैं। जैसे पंजाब में चले जाइए तो हमारी बिरादरी की अच्छी आबादी है, लेकिन यस्सी में आती है, नुनगर के नाम से जानी जाती है। तो ऐसे ही जहाँ नमक के पर्यायवाची के रूप में ही जगह जगह इसके जातीय टाइटल हैं। अच्छा, तो अब टाइटल से वापस डॉक्टर संजय चौहान की जर्नी पर आते हैं। आपने शुरुआती सवाल के क्रम में बताया कि आप तो नैनी में पढ़ाई कर रहे थे जी। एक एनजीओ से जुड़े और सोनभद्र में सक्रिय हो गए। ये वो कहानी है जो डॉक्टर संजय चौहान बताते हैं जी। लेकिन आपके विरोधी कहते हैं कि आप एनजीओ में सक्रिय नहीं थे, आप नक्सली थे। देखिए उस दौरान जब हमने दल बनाया तो बसपा की सरकार थी जी। और हमारा पूरा वोट उस समय दारा सिंह चौहान, फागू चौहान जो भी बिरादरी के प्रमुख नेता थे जी, बसपा में थे जी। और पूरा का पूरा फागू चौहान जी जो अभी बिहार के राज्यपाल हैं, पूरा का पूरा समाज पूरब से लेकर के पश्चिम तक बसपा को वोट करता था जी। हमने जब दल बनाया, किस साल की बात है आपने दल बनाया? 2007 की। 7 और तब बहन जी की सरकार आई थी पूर्ण बहुमत से। जी। तो पूरा समाज हमारा उनके साथ था। हमने समाज की गोलबंदी शुरू किया। तो जब गोलबंदी शुरू किया तो बसपा के लोगों को इन लोगों ने समझाया कि भाई ये तो पूरा चौहान समाज जनवादी पार्टी के नेतृत्व में खड़ा होता जा रहा है, तो कहीं ना कहीं बसपा का जनाधार कमजोर हो रहा है। और हम उस दौरान एक जंग छेड़े थे कि बैकवर्ड का जो रिजर्वेशन है जी, उसको कर्पूरी ठाकुर फार्मूले के आधार पर, जैसे बिहार में नेक्चर 1 एंड नेक्चर 2 है जी, वैसे यूपी में भी कर दिया जाए, ताकि जो अदर बैकवर्ड हैं, जिनको लगता है कि अति पिछड़ों को उनको आरक्षण का फायदा नहीं मिल पा रहा, इनको भी मिले। और इसके लिए धरना प्रदर्शन, चक्का जाम का अनवरत कार्यक्रम हम कर रहे थे। उसी दौरान हम 2009 में विधानसभा का घेराव किए थे। अब कार्यक्रम हमने विधानसभा का घेराव करके ज्ञापन देने का दिया था, लेकिन पुलिस ने उस कार्यक्रम को उग्र बना दिया और लगभग 2.5 घंटे पुलिस और जनवादी पार्टी के लोगों के बीच में संघर्ष चला और हमारे करीब करीब 50 कार्यकर्ता हॉस्पिटलाइज हुए। फिर यहाँ के आईजी या डीआईजी थे, वो मेरे से बोले कि अब जलियांवाला बाग बनेगा, आप अपने जनवादी पार्टी के लोगों को रोको, हम अपने पुलिस को रोक लेते हैं, मारपीट बंद हो जाए। गेट नंबर 1 के ठीक सामने, जो विधानसभा के सामने। तो पुलिस ने, अब लोक भवन बन गया, पहले सब धरना प्रदर्शन होता था, जितनी गाड़ियां मिली सब टूटी और तमाम सारे लाठी चार्ज। और हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं के पास कुल्हाड़ी था, तो जो कुल्हाड़ी का वार मिल जाता था तो पुलिस पे लगता था, पुलिस गिर जाती थी। पुलिस की लाठी और गोली हमारे लोगों को लगती थी तो हमारे लोग गिर जाते थे। तो अपना वो धीरे से हॉस्पिटल सब एम्बुलेंस लगी। कुल्हाड़ी लेके आए थे प्रदर्शन करने? उस दौरान हमारा चुनाव चिन्ह कुल्हाड़ी था जी। तो ये संघर्ष हुआ, फिर पुलिस ने अपना हाथ ऊपर किया, जनवादी पार्टी के लोगों ने भी, हमने 2 पुलिस वालों ने मुझे कंधे पे उठाया, माइक लगाया, हमने कहा कि भाई मारपीट बंद करो। अब जिस उद्देश्य के लिए, जिस ज्ञापन के लिए दे आए हैं हम लोग, वो ज्ञापन सरकार को दिया जाए। तो उसी का बुनियाद बना करके 25 फरवरी 2009 का दिन था। 27 फरवरी का हम अखबार पढ़ रहे हैं तो अखबार में निकला हुआ है कि लखनऊ के धरने में, जो जनवादी पार्टी का धरना ऑर्गेनाइज था, उसमें सोनभद्र और मिर्ज़ापुर के 1500 नक्सली शामिल थे और डॉक्टर संजय चौहान के तार नक्सलियों से जुड़े थे। और कुछ संजोग ऐसा बना कि हम गए मिर्ज़ापुर, सोनभद्र मेरा कार्यक्रम था, तो वहीं से हम लोगों की अरेस्टिंग भी हुई, जेल में भी गए। तो ये सरकार को लगता था कि हम समाज को इकट्ठा कर रहे हैं। तो दारा चौहान, फागू चौहान ने जो मायावती जी को ऐसा
कहा होगा, समझाया होगा, तो ये सारी चीज़ें हुई। बट हम तो अपनी पार्टी और अपना समाज गोल बंद कर रहे थे, हमारा नक्सलियों से क्या लेना देना। ये बार बार जिक्र आ रहा है दारा सिंह चौहान का। ये वही दारा सिंह चौहान है जो आज इस्तीफा दे आए हैं, आज इस्तीफा दिए और सपा में शामिल होने की सपा तैयारी में कर रहे हैं। तब तो अब आप लोग अगल बगल बैठोगे वहाँ गठबंधन की जब मीटिंग होगी उसमें सब में। अब स्वाभाविक ही है कि हमारे खिलाफ थे, आज हमारे साथ आ रहे हैं तो ताकत और मजबूत होगी। सपा के साथ आ रहे हैं, आपके साथ आ नहीं। रहे हैं तो ताकत और मजबूत होगी, हम लोग सपा के साथ हैं। तो कौन होगा फिर चौहानों का बड़ा नेता, डॉक्टर संजय चौहान या दारा सिंह चौहान? ये तो आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि चौहान अपनी पार्टी को अपनी पार्टी मानता है और पार्टी की लीडरशिप को ही अपना लीडर मानता है। ये दो दारा चौहान मेरे समाज के कभी लीडर नहीं रहे। आज इस दल में, कल उस दल में, कल इस दल में, वो कभी समाज के लिए फैक्टर नहीं रहे। मंत्री तो खूब रहे। अब मंत्री स्वाभाविक है कि बिरादरी के नाम पर उन्हें टिकट मिल जाता था और बिरादरी के नाम पर उन्हें उस सरकार में प्रतिनिधित्व मिल जाता था। बिरादरी का वोट भी तो मिलता होगा, चुनाव जीतते रहे। अब स्वाभाविक है कि जातिवाद का ऐसा वो है कि जाति के नाम पर कोई नहीं है तो वोट देकर के जिता लो, चाहे खराब हो चाहे अच्छा हो, जाति जीतनी चाहिए। क्या राय है आपकी उनके बारे में? अब राय क्या बताएं, अब आए हैं तो ठीक है, अच्छी अब बात राय नहीं दे सकते हैं है जी, अच्छी बात है। कल तक पूछ लेता तो दे देते राय। अच्छी बात है। और ये बड़ी दिक्कत हो गई केशव देव मौर्य को। दिक्कत ये है वो महान दल चला रहे हैं, अब स्वामी प्रसाद मौर्य भी आ गए सपा में। नहीं, मेरे लिए कोई दिक्कत नहीं। मेरे लिए इसलिए दिक्कत नहीं है कि इन लोगों का कभी भी सामाजिक सरोकार, इन लोगों का समाज से कोई सरोकार नहीं रहा है। समाज के कभी सुख दुख में इन लोगों ने न भाग लिया, न समाज के कभी अस्मिता का प्रश्न आया तो ये लोग समाज के साथ खड़े रहे। ये अपने व्यक्तिगत हितों की राजनीति किए, लेकिन वहीं हमारी पार्टी और हम सब लोग जब भी समाज को जरूरत पड़ी, जहाँ कहीं भी हमारे समाज को दबाया गया, जहाँ कहीं हमारे समाज के ऊपर अत्याचार हुआ, कहीं हमारे समाज के साथ कहीं कोई दिक्कत परेशानी आई, तो हम लोग 12 बजे रात को भी उनके साथ खड़े मिले। तो समाज दारा जनवादी पार्टी को अपना पार्टी मानता है और लीडरशिप को अपना लीडरशिप मानता है। दारा सिंह चौहान मंत्री थे, आप लोग उनके घर पे जाकर कुछ बवाल किए थे, क्या मामला था? ये दारा सिंह चौहान जी जहाँ से विधायक हैं जी, मधुबन, आपकी दावेदारी है उस सीट पे, जो आपकी सीटें चल रही सपा से बातचीत जी, उसमें मधुबन की सीट भी लिखी हुई है। अब वो आ गए हैं तो पेच फंस गया। नहीं, कोई पेच नहीं फंसेगा, छोड़ देंगे वो सीट आप? छूट जानी चाहिए, क्योंकि नेतृत्व को भी पता है, अखिलेश जी को भी पता है कि दारा सिंह चौहान को लड़ाएंगे तो वहाँ चौहानों का क्या रिजल्ट रहेगा। दारा सिंह चौहान जहाँ से विधायक, मंत्री पद से इस्तीफा दे के आया, आप उनको विधायकी भी नहीं लड़ने देंगे सपा से? अब ये तो विषय अखिलेश जी का है, क्या तय करते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि आप मधुबन से दावा नहीं छोड़ेंगे? दारा सिंह चौहान को अगर अखिलेश यादव जी लड़ाएंगे तो रिजल्ट तो हम लोगों की मजबूरी है। हम लोग, पर आप कह रहे हैं कि वो चुनाव हार रहे हैं। गठबंधन में रहेंगे, हम लोग उनकी पूरी मदद करेंगे, उनके लिए संघर्ष करेंगे, लेकिन चौहान उन्हें कितना वोट करेगा ये तो भविष्य में है। क्योंकि दारा सिंह चौहान जहां से विधायक थे, 17 साल के चौहान समाज की बच्ची का सामूहिक बलात्कार होता है, उसकी हत्या होती है और 21 दिनों तक उसका FIR तक नहीं लिखा जाता है मधुबन थाने में। और जब उसका बाप FIR लिखाने के लिए थाने में जाता है तो थाना अध्यक्ष उसको 2 डंडा मारता भी है और पूरे थाने की चारदीवारी से लेकर के पूरे बाउंड्री से लेकर के पूरे थाने से में वो झाड़ू मरवाता है और उसको इतना हॉस्टाइल कर देता है कि दोबारा उसके बाप के, बच्ची के बाप की हिम्मत नहीं होगी थाने पे चला जाए। तो वहाँ के लोगों को लगा, वहाँ के समाज के लोगों को लगा कि अब समाज इस स्थिति में हो गया कि जहाँ से हमारे समाज का व्यक्ति विधायक है, मंत्री है, और हमारे समाज की बेटी की सामूहिक हत्या की जाती है, बलात्कार की जाती है और FIR तक भी नहीं लिखा जाता, तो ये हमारा कैसा नेता, कैसा मंत्री? हम लोग फिर उस संघर्ष को आगे बढ़ाते हैं। कलेक्ट्रेट पर भी धरना किया, नहीं सुने। जब नहीं सुने तो लड़की के माँ बाप को लखनऊ बुलाया गया, दारा सिंह चौहान के आवास पर बवाल होता है। हमारे 4-6 साथी 8 घंटा जेल में भी, थाने में भी बिठाए गए, मीडिया ट्रायल होता है, योगी जी संज्ञान में लेते हैं, तब FIR हुआ, गिरफ्तार। कई लोगों ने कहा गनीमत है कि अब कुल्हाड़ी चुनाव निशान नहीं है जी, वरना यहाँ भी कुल्हाड़ी लेके आ जाते हैं। कुल्हाड़ी चुनाव चिन्ह तो उसी दौरान इलेक्शन कमीशन ने अपनी फ्री सिंबल लिस्ट से भी खत्म कर दिया। हाँ, क्योंकि यहाँ के चीफ सेक्रेटरी उस दौरान इलेक्शन कमीशन को लिख करके भेजे हाँ, कि जनवादी पार्टी के लोग कुल्हाड़ी चुनाव चिन्ह का हथियार के रूप में प्रयोग कर रहे हैं और जहां भी जनवादी का धरना हो रहा है ये कुल्हाड़ी आगे लेकर के निकल पा रहे हैं, लाइन ऑफ ऑर्डर मेंटेन नहीं हो पा रहा है, इसलिए इलेक्शन कमीशन इसको अपने सिंबल लिस्ट से बाहर कर दे।
और इस पर गंभीरता से लिया था और इलेक्शन कमीशन से वो फ्री सिंबल लिस्ट से वो बाहर हो गया था। एक चुनाव निशान और है आरी जी, तो अब उसके साथ भी यही दिक्कत है लॉ एंड ऑर्डर वाली। नहीं देखिए, आरी की स्थिति तो ये है कि चूंकि अभी हमारी रिकॉग्नाइज पार्टी तो है नहीं कि हमारा सिंबल फिक्स है, और इलेक्शन कमीशन किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को 2 मौका देता है कि वो अपना सिंबल 2 महीना पहले रिजर्व करा सकता है। तो हम लोगों ने वो मौका ले लिया है आरी का। तो और तीसरी बात कि अगर हम 10% सीट लड़ाने की गारंटी दे तो ही हमें प्री सिंबल मिलेगा। तो हम गठबंधन में तो हमें 41 सीटें तो मिलेगी नहीं कि हम एफिडेविट जमा कर सकें। कितनी मिलेंगी? अब हमारे पास जो भी लड़ने वाले लोग थे, हमने उनकी लिस्ट अखिलेश यादव जी को दे दिया है। अब अखिलेश यादव जी को तय करना है इसमें से किसको लड़ाएंगे किसको नहीं लड़ाएंगे। सुना है 5-6 सीटें दे रहे हैं। अब जो भी दे रहे होंगे हम लोग उसको लेकर के लड़ेंगे। आपके समर्थकों में उत्सुकता है, कुछ तो बता दीजिए। अब जो वो दे देंगे, हमारे सारे समर्थक कार्यकर्ता संतुष्ट हैं और इस विषय पे काम कर रहे हैं कि सरकार बदलनी है और अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना है। अच्छा, ये अभी आरी का जिक्र चल रहा था अध्यक्ष जी, अध्यक्षी को लेकर भी एक विवाद चल रहा है, जरा दर्शकों को वो भी बता दीजिए। क्या हमारे दल में जी, हमारे दल में अध्यक्षी को लेकर के विवाद बीजेपी के लोगों ने खड़ा किया था। अच्छा, बताइए जरा इस विवाद हमारे जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी, हमने अपनी विचारधारा से हट करके बीजेपी से गठबंधन किया। और गठबंधन हम उस दौर में किया, राजनाथ सिंह ने हमारी राजनाथ सिंह का एहसान चुकाने के लिए गठबंधन किया था। वो जब हम लोग जेल में थे तो उस दौरान संपर्क में आए और हम लोगों की मदद भी किया राजनाथ सिंह ने। और इस इशूज पर कि अति पिछड़ों का अलग आरक्षण आप मांग रहे हैं, तो वो हमारा भी इशू रहा है। उन्होंने तो हुकुम सिंह कमेटी भी बनाई थी जब मुख्यमंत्री थे, समिति हमने बनाई थी। तो आप हमारे साथ आइए, हम आपकी लड़ाई को और आगे बढ़ाएंगे। और हमने बीजेपी से उस दौरान गठबंधन कर लिया था 2012 के विधानसभा के चुनाव जी। और बीजेपी से हमने गठबंधन किया और बीजेपी ही हमारे पार्टी के सेकंड लाइन के नेताओं के अंदर गलतफहमियां पैदा करके मेरे खिलाफ खड़ा कर दिया और हमारे पार्टी में एक बड़ी बगावत किया और अध्यक्षी के लेकर के भी प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया। लेकिन पार्टी चलती है नेतृत्व से, ये किसी भी ऑफिस के बाबू की कुर्सी नहीं है कि इसको ट्रांसफर कर दो दूसरा आ जाएगा, काम चलता रहेगा। ये नेता और नेतृत्व का मामला है, समाज की आस्था का मामला है जी। और जनता आज भी हमारे साथ। तो अभी इलाहाबाद हाईकोर्ट में आपके और ओम प्रकाश सिंह चौहान के बीच मुकदमा चल रहा है। वो तो मामला ही खत्म हो गया। अच्छा, क्या स्टेटस है उसका? वो स्टेटस जो भी हो जी, मुझे लगा कि अब हमें एक नए दल का निर्माण कर लेना चाहिए। तो वो हमारा एक नया दल का निर्माण हो चुका है। अच्छा। और जनवादी पार्टी उसका भी नाम है, आगे पीछे 1-2 शब्द है। और आने वाला जो विधानसभा का चुनाव है, हम अपने नए पार्टी जो गठित किया हूँ उस बैनर पर चुनाव लड़ेंगे। सिंबल आपका रहेगा या साइकिल रहेगा? जो सीटें हम अपने सिंबल पे जीत लेंगे उसको अपने सिंबल पे लड़ेंगे। जो सीटें हम समाजवादी के सिंबल पे जीतना आसान रहेगा वो समाजवादी पार्टी के सिंबल पे लड़ेंगे। नहीं तो ये बताइए, पार्टी का लक्ष्य बड़ा है, राज्य की पार्टी का उसे दर्जा हासिल करना है, एक परमानेंट सिंबल हासिल करना है। तो ऐसा मतलब मैं ये थोड़ा दर्शक भी जानना चाहेंगे कि ऐसा तो नहीं होगा ना कि एक जिले में तो साहब सिंबल से लड़ेंगे, दूसरे जिले में साइकिल से? अभी हमें सरवाइव करना है तो साइकिल से लड़ेंगे। अभी हमें अपने पार्टी को मजबूत करना है संसाधन वगैरह वगैरह व्यवस्था से। और वर्तमान का जो चुनाव है वो अखिलेश यादव जी को मजबूत बनाने वाला चुनाव है, इसलिए साइकिल के सिंबल से लड़ेंगे। तो हम साइकिल से भी लड़ेंगे और अपने सिंबल पर भी लड़ेंगे। लोकसभा चुनाव तो आप साइकिल, विधानसभा के चुनाव के बाद जी फिर हमारे पास विस्तार के लिए बहुत बड़ा सेटअप है। हमारा जितना संगठन मजबूत यहाँ, इससे ज़्यादा मजबूत हमारा बिहार में संगठन है। भी 2020 का विधानसभा का चुनाव रहा, हाँ, तो हमारा गए थे गठबंधन में, बसपा से गठबंधन रहा। हाँ जी। तो ये बताइए, बसपा बोली आप नक्सली, फिर बसपा से गठबंधन, मायावती जी से मित्रता हो गई, वहाँ चुनावी तालमेल था। और चूंकि हमारी उतनी, जब आप मायावती जी से मिले उस बिहार के तालमेल के लिए, तो आपने कहा नहीं कि बहन जी आपने तो हमें नक्सली बोल के मुकदमे लगवाए थे इतने? बहन जी से हम चुनाव के पहले भी, लोकसभा के चुनाव के पहले भी मिले थे। वो मेरी पहली मुलाकात नहीं थी। अच्छा। लोकसभा का जो 2019 के लोकसभा का चुनाव था जी, उसमें जो महागठबंधन बना था, आपका दूसरा लोकसभा चुनाव था वो? हाँ, उस महागठबंधन में भी हमारा दल था जी। और बहन जी से कई बार मुलाकात हुई, कई सभाओं में, हमारी रैली में भी आई थी 2-2 बार। तो उस मसले पे बात हुई नक्सली वाले और मुकदमे वाले? नहीं, इस सब मसले पर बात ही तो वो चीजें पूछ लेते आप, बीते दिनों की बात हो गई।
माफ कर दिया बसपा को आपने? माफ ही करिए, कोई हर राजनीतिक व्यक्ति अपना हथकंडा अपनाता है अपने जनाधार को बचाने के लिए। हम जिसके खिलाफ लड़ेंगे निश्चित तौर पर वो मेरे खिलाफ कुछ न कुछ तो करेगा ही। तो 2019 का लोकसभा चुनाव आप चंदौली की सीट से सपा के सिंबल पर लड़ते हैं जी। करीबी अंतर से हार जाते हैं महेंद्र नाथ पांडे से, जो बीजेपी के उस समय के जी प्रदेश अध्यक्ष थे जी। है ना। और उसके बाद कई लोग ये कहते हैं कि ये जो वोट दिख रहा है डॉक्टर संजय चौहान के खाते में, ये इनका वोट नहीं है, ये सपा बसपा का वोट है। उन्होंने कहा कि अगर संजय चौहान इतने बड़े नेता थे तो 2014 में आजमगढ़ में चुनाव लड़े, 3000 वोट पाए। देखिए, वो दौर था हमारी पार्टी में बगावत का जी। और हमारे ही साथी हमारे खिलाफ खड़े थे। समाज में बड़ा कन्फ्यूजन की स्थिति तैयार हो गई थी और बीजेपी की लहर में मेरा समाज इस स्थिति में था कि हम अगर संजय चौहान को देखते हैं तो बीजेपी कहीं ना हार जाए। बीजेपी उनके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गई थी। क्या वजह रही इसकी? विचार क्या, आपको क्या लगता है क्या इसकी वजह थी? वजह यही थी कि लोगों को उस दौरान लगा जब मोदी जी आए जी, तो लोगों को ये लगा कि जो मोदी के साथ खड़ा है, एक नैरेटिव पैदा किया गया बीजेपी की तरफ से कि जो मोदी के साथ खड़ा है वो राष्ट्र के साथ खड़ा है, जो मोदी के साथ खड़ा है वो हिंदू धर्म के साथ खड़ा है, जो मोदी के साथ नहीं खड़ा है वो पाकिस्तान के साथ खड़ा है, जो मोदी के साथ नहीं खड़ा है वो मुसलमानों के साथ खड़ा है। तो बीजेपी की इस सोच के साथ जी, हमारे लोग खड़े हो गए। लेकिन आज हम जानना चाहते हैं अच्छा, कि देश तो मोदी के साथ, राष्ट्र के नाम पर आम जनता मोदी जी के साथ खड़ी हो गई, लेकिन आज मोदी जी किसके साथ खड़े हैं? राष्ट्र के साथ खड़े हैं या इस देश के चंद पूंजीपतियों के साथ खड़े हैं जो पूरे राष्ट्र को अपने घर का चौकीदार बना रहे हैं, पूरे राष्ट्र की संपत्ति को अपनी तिजोरी में बंद कर रहे हैं जी, और देश में असमानता और पूंजीवाद इतनी मजबूती से मजबूत हो रहा है जी, कि ये जो खाई बढ़ती जा रही है, आने वाला भारत, इतना असमानता वाला भारत आने वाली पीढ़ी को मिलेगा कि मजदूर और मालिक और अमीर और गरीब के बीच इतनी लंबी खाई होगी कि एक तरफ रोटी का अभाव होगा और एक तरफ रोटियों से खेलने वाले लोग होंगे। ऐसा भारत आने वाला है। संसाधनों की तो कहीं न कहीं इस बात को लोग समझने लगे हैं और मोदी जी के पूंजीवाद, सामंतवाद और फांसीवाद से लोग मुक्ति चाहते हैं। आप पूंजीवाद का जिक्र कर रहे हैं। एक आपके पुराने दोस्त से हमारी रिसर्च टीम ने बात की जी। प्रोफेसर शिवराम सिंह चौहान, राष्ट्रीय महासचिव थे आपकी पार्टी? मेरे पार्टी में बहुत पहले थे। बहुत पहले में थे। कह रहे थे 2012 में बीजेपी से समझौता हुआ, राजनाथ सिंह से 3 सीट देने की बात हुई, लेकिन बाद में संजय चौहान ने पैसा लेकर 35 उम्मीदवारों को चुनाव लड़वाया, सब हार गए। जी, देखिए, बीजेपी के साथ जो हमारा समझौता था जी, हमारी पार्टी, हमें इलेक्शन कमीशन में एफिडेविट जमा कर चुके थे कि हमें 10% सीटों पर चुनाव लड़ाना है और हमें हमारा सिंबल दे दिया जाए, प्री सिंबल। और अगर हमने एफिडेविट जमा कर दिया और अगर हम 10% सीटों पे चुनाव नहीं लड़ाए तो इलेक्शन कमीशन हमारी पार्टी का रजिस्ट्रेशन रद्द करने के लिए स्वतंत्र है। तो उस दौरान भी हमने राजनाथ सिंह से कहा कि हमें तो ये 10% सीट तो लड़ाना नेसेसरी है और हम लड़ाएंगे क्योंकि हम एफिडेविट जमा कर दिए अगर हमें अपनी पार्टी बचानी है। तो हमें जो गठबंधन में 5 सीटें मिली, हमने उन सीटों पे लड़ा चुनाव। बाकी सीटों पर हमने सिर्फ अपने सिंबल को बचाने के लिए हमने आवेदन करवा दिए थे, चुनाव तो नहीं लड़े थे। अच्छा, एक और आपके पुराने नेता हैं दोस्त ओम प्रकाश ठाकुर, प्रदेश अध्यक्ष रहे आपकी पार्टी के लंबे समय तक, कांग्रेस में शामिल हो गए। कहा जा रहा है कि अब वो मधुबन से चुनाव लड़ेंगे, तो फिर क्या आपसे ही होगा मुकाबला? किस सीट से लड़ रहे हैं आप? देखिए, ओम प्रकाश ठाकुर जी कांग्रेस में हैं जी, कांग्रेस से टिकट ले लें, चुनाव लड़े, वो मेरे लिए कोई फैक्टर नहीं है। मधुबन विधानसभा हो, घोसी विधानसभा हो जी, 2012 के विधानसभा के चुनाव में जब हमारी पार्टी में कोई फूट और टूट नहीं थी जी, तो मधुबन में हम 27,000 वोट समथिंग पाए हैं जी, और फागू चौहान के खिलाफ 18,000 वोट हमें घोसी से मिला था जी, और मऊ का आज भी चौहान जनवादी को अपनी पार्टी मानता है और जनवादी के नेतृत्व को अपना नेता मानता है। और 2022 के विधानसभा के चुनाव में
हम जिस सीट पर लड़ेंगे वहां भी मेरे साथ होगा। मुगल सराय की सीट? जिस सीट पर हम नहीं लड़ेंगे वहां भी चौहान समाजवादी पार्टी को वोट करेंगे। किस सीट से लड़ रहे हैं? मुगल सराय? मैं तो विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ। नहीं लड़ रहे? परिवार के लोगों को लड़वा रहे हैं? किसी को नहीं लड़ा रहा हूँ, परिवार भी नहीं लड़ रहा है। हमारे पास जो सीट मिलेगी हमारे कार्यकर्ता लड़ेंगे कार्यकर्ता और लोगों को लड़ाएंगे। अच्छा, ये बताइए कि सीट की बात हो गई, कार्यकर्ता, विचारधारा, गठबंधन की बात हो गई। कई लोगों ने ये भी कहा कि डॉक्टर संजय चौहान अभी पॉलिटिकल बार्गेनिंग कर रहे हैं लखनऊ में। राजनाथ सिंह से पुराने संबंध है, कल को बीजेपी से अच्छी डील आ जाएगी तो बीजेपी के पास चले जाएंगे। देखिए, जो गलती हमने पहले कर दी थी वो अब नहीं करेंगे। राजनाथ जी से संबंध तो अभी भी होंगे? राजनाथ सिंह से आज भी मेरे संबंध हैं, लेकिन वो व्यक्तिगत संबंध हैं जी। राजनीतिक संबंध हमारा अखिलेश यादव जी से है और अखिलेश यादव जी के साथ ही रहेगा, क्योंकि यहाँ हमारी विचारधारा भी मेल खाती है और अखिलेश जी का व्यक्तित्व और व्यवहार भी मेरे लिए सही बैठता है। अखिलेश जी का व्यक्तित्व तो आपने बता दिया, लेकिन सपा कार्यकर्ता जो उनके हैं चंदौली के, वो तो बड़ा पुतला फूंक रहे थे जब आपके टिकट का अनाउंसमेंट हुआ था अप्रैल 2019 में। तो स्वाभाविक है, किसी को टिकट मिलने वाला होता है उसे टिकट नहीं मिलता है, तो जो अपने व्यक्तिगत हितों की राजनीति करता है वो विरोध करेगा। लेकिन आप देखिए कि मैं इन जो में कौन है? रामकृष्ण यादव हैं, कौन कौन लोग शामिल हैं? बहुत सारे लोग थे जी, बहुत सारे लोग थे जो लोग पार्टी में रह करके भी मेरी मुखालफत किया और बीजेपी से अंदर। आपको लगता है चंदौली में आपके साथ सपा के लोगों ने भितरघात किया था लोकसभा चुनाव में? अपने लोगों ने भितरघात किया था, तभी तो मैं चुनाव हारा था। तो चुनाव में नहीं हारता। उसके बावजूद भी देखिए, चुनाव हारने के एक फैक्टर और भी रहे। क्या? तब भी मैं चुनाव जीत गया था। लोकतंत्र में पहली बार ऐसा हुआ कि कल वोट पड़ने वाले हैं और आज ही जो वोटिंग वाली स्याही होती है लोगों की उंगलियों पे लगा करके पैसे दे दिया जाए और कह दिया जाए कि तुम्हारा वोट हो गया। ऐसा हुआ? 40,000 वोटरों पर पहले स्याही लगा दी गई और पैसा उनके पॉकेट में रख दिया गया। और ऐसा नहीं, वे सारे लोग सैकड़ों की संख्या में मेरे साथ थाने में खड़े होकर के वे लोग दिखा रहे हैं। ये पोलिंग के दिन हुआ? पोलिंग से एक दिन पहले। अच्छा। कि ये देखे मेरे हाथों में स्याही लगी है और ये मुझे नोट दी गई है 2-2 हज़ार की, 500-500 की। लोगों को पैसे से मजबूती से खरीदा गया। और उत्तर प्रदेश के जो उस पूर्वांचल के माफिया हैं, ब्रजेश सिंह है, सुशील सिंह है, विनीत सिंह है, धनंजय सिंह है, सबको योगी जी ने एक साथ बिठाया कि संजय चौहान के खिलाफ सबको लगना है और उसे चुनाव किसी भी तरह से हराना है। ऐसा आपका कहना है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा? आखिर उन सारे गुंडों को एक साथ कौन बिठाया? भाई, विनीत सिंह अलग पार्टी में थे, धनंजय सिंह अलग पार्टी में थे, ब्रजेश सिंह अलग पार्टी में थे। इन लोगों को कौन एक साथ बिठाया और सब एक साथ मेरे खिलाफ खड़े हो गए? ये अलग अलग पार्टियों में थे और सब महेंद्र नाथ पांडे के लिए एक साथ खड़े हो गए। और इन्हीं लोगों ने लोगों के बीच में पैसा बांटा, लोगों की उंगलियों पे स्याही लगवाया। ये सब तो बताते हैं बड़े बाहुबली लोग हैं। अब बाहुबली लोग हैं और इसलिए बाहुबली बने हुए हैं क्योंकि वो योगी जी के समाज के लोग हैं। योगी जी का बुलडोजर उन लोगों के घर पर नहीं चलता। योगी जी का बुलडोजर धर्म के आधार पर, बैकवर्ड और दलित के नाम पर चलता है। अपने लोगों को संरक्षित करके रखा है। अच्छा, छत्रियों पे आप कह रहे हैं कि नहीं चल रहा है। क्यों नहीं चल रहा है भाई? धनंजय सिंह पर बुलडोजर कब चलाएंगे योगी जी? जिनके ऊपर 25,000 के फरारी पर हैं, इनाम घोषित है जिनके ऊपर, वो सरेआम बैट बॉल खेल रहे हैं। हाँ, क्रिकेट खेल रहे थे, वीडियो वायरल हुआ। तो ये तो योगी जी के लोग हैं, तब तो खेल रहे हैं। बैकवर्ड दलित समाज के एक-एक क्रिमिनलों को, अल्पसंख्यक समाज के एक-एक क्रिमिनलों को सीधे काउंटर किया गया और इनके लोगों को पकड़ के धीरे से पैर में गोली मारी जाती है। तो ये तो पक्षपात योगी जी द्वारा किया गया है और किया जा रहा है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आपके निशाने पर रहते हैं? अब निशाने पर पूरे प्रदेश की जनता के निशाने पर है और इस बार वो जाएंगे। एक सवाल ये पूछा गया कि डॉक्टर संजय चौहान के दावे बड़े बड़े हैं, संख्या बल 1.5% का नहीं है, तो इन दावों का आधार क्या है? देखिए, एक चीज़ बताया आपसे कि जो जाति जी राजनीतिक रूप से गोलबंद नहीं है जी, जिसका अपना कोई पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म नहीं है जी, जिसकी अपनी कोई लीडरशिप नहीं है जी, वो बड़ी आबादी में भी है तो वो कहीं नहीं दिखती। और जिस जाति वर्ग के लोग पॉलिटिकली डोमिनेंट हैं,
इकोनॉमिकली डोमिनेंट हैं, उनकी अपनी लीडरशिप है, गोलबंदी है, वे कम भी हैं तो ज़्यादा दिखते हैं। चौहान समाज की एक बड़ी व्यापक आबादी है इस उत्तर प्रदेश में। और बिहार में भी। बिहार में तो टोटल आबादी का 12% 12.5% है नोनिया बिन बेलदार। यूपी में भी नोनिया बेलदार और हमारा खागी चौहान मिला दिया जाए तो एक अच्छी खासी आबादी है। पूर्वांचल का आप गोरखपुर मंडल और बस्ती मंडल और आजमगढ़ मंडल और बनारस मंडल को आप देखिए तो हर सीट पर एक निर्णायक वोट इसका है। आप चले आइए देवी पाटन मंडल में, आप चले आइए लखनऊ मंडल में, सीतापुर, लखीमपुर, बाराबंकी, अब जहाँ खड़े हैं वहीं इस समाज की बड़ी आबादी है। लेकिन चूंकि ये पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज नहीं है तो कहीं नहीं दिखता है। डॉक्टर चौहान, आप सार्वजनिक मंचों में कई बार ये कहते हैं कि नोनिया समाज को प्रतिनिधित्व नहीं मिला। बीजेपी के लोग इस पर ये सफाई देते हैं कि बिहार में देखिए डिप्टी सीएम रेणु देवी कौन है, गवर्नर फागू चौहान और दारा सिंह चौहान जिन्होंने इस्तीफा दिया अभी तक मंत्री थे। तो वो ये कहते हैं कि डॉक्टर चौहान जो बात कह रहे हैं कि नोनिया समाज को प्रतिनिधित्व नहीं, वो गलत कह रहे हैं, फैक्चुअली गलत है, ऐसा आरोप लगाते हैं। देखिए, बीजेपी के लोगों ने जिन लोगों के हाथों में प्रतिनिधित्व दिया, ये लोग समाज के नेता नहीं रहे। दारा सिंह चौहान नहीं है नेता, ये बिरादरी के नाम पर ये नेता हैं, लेकिन ये समाज के नेता नहीं हैं। आप हैं। समाज के सुख दुख में और समाज के सामाजिक सरोकार में, समाज के दुख और पीड़ा में काम आने वाले लोग नहीं हैं। जी जी। ये व्यक्तिगत हितों की राजनीति करने वाले लोग हैं। इसलिए ये बीजेपी ने इन्हें नेता तो बनाया है, लेकिन ये समाज का नेतृत्व करता नहीं है और समाज का नेतृत्व जनवादी पार्टी कर रही है। अच्छा जी। एक हमारे सोशल मीडिया पार्टनर है, कू ऐप है, तो उस पर भी हमने आपकी फ़ोटो डाल के और लोगों से सवाल मांगे थे, तो कुछ सवाल आए हैं, तो आखिरी में आपकी इजाज़त हो तो मैं वो भी पूछ लूँ। नीरज का सवाल है, 2019 के लोकसभा चुनाव में आप गठबंधन में थे, 2022 में भी गठबंधन में हैं, क्या उन्हें लगता है कि चौहान समाज इस गठबंधन से खुश है? 2019 में वो प्रत्याशी थे, चंदौली से हार गए, तो लोगों ने कहा कि आपका समाज में जनाधार कमज़ोर है। आप कह रहे हैं जनाधार है, तो कितनी सीटों पर, कितनी सीटें ले पाएंगे आप समाज के लिए? देखिए, हमने आपसे बताया कि हमने जो भी हमारे अपने समाज के लोग हमारी पार्टी से लड़ने वाले थे, उनकी लिस्ट हमने अखिलेश यादव जी को दे दिया है। कब तक अनाउंसमेंट हो जाएगा? और बहुत जल्दी इसका अनाउंसमेंट चरण के हिसाब से हो। आज की मीटिंग में क्या बात हुई? बड़ी तस्वीरें वायरल हो रही थी। आज के मीटिंग में मेन फोकस रहा कि जो कोविड प्रोटोकॉल है, इसमें हम लोग संयुक्त रूप से सभी गठबंधन दल के लोग चुनाव कैंपेन कैसे मजबूती से संयुक्त रूप से चला सकते हैं। किस तरह की दिक्कतें आएंगी आपको लगता है, क्योंकि ये बिल्कुल नई चीज़ है? देखिए, सबसे बड़ी दिक्कत तो अगर डिजिटल प्लेटफॉर्म पे देखा जाए तो बीजेपी अफवाह फैलाने में बहुत कारगर अच्छा है, फेक न्यूज़ फैलाने में माहिर है। तो इससे हम अपने लोगों को कैसे बचाने में कामयाब होंगे और हम अपनी बात अपने वोटरों तक कैसे पहुंचाने में सफल होंगे, ये एक बड़ा चैलेंज है और इस चैलेंज को भी हमारा गठबंधन पूरा कर लेगा। सौरभ का सवाल है, और भी सौरभ है मेरे अलावा, चुनाव के बाद तो आप चंदौली में दिखे ही नहीं, तो राजनीति ऐसे होगी क्या? सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए चंदौली आए? अभी मैं चंदौली बराबर जाता रहा हूँ और अभी मैं चंदौली 2 जनवरी को गया था हमारी सभा में। क्या लोकसभा चुनाव के बाद कम सक्रिय रहे क्या वहाँ पे? लोकसभा के चुनाव में जाते रहे, लेकिन हमारे पास टारगेट चूंकि पूरे प्रदेश में चौहानों के बीच जाकर के अपनी पार्टी के जनाधार को मजबूत करना था जी। और अखिलेश यादव जी ने जो टास्क दे रखा था, समय समय पर बाई इलेक्शन हो रहे हैं, उन सीटों पे काम करना, संगठन पूरे प्रदेश में हमारे लोग हैं तो पूरे प्रदेश में खड़ा करना, ये हमारे लिए लोकसभा के चुनाव के लिए अपने समाज को पूरी तरह से स्टेट लेवल पे गोलबंद करना, ये प्राथमिकता में रहा है। इसलिए थोड़ा समय कम हम दे पाए हैं, लेकिन अभी मैं 2 जनवरी को गया था, 10,000 से ऊपर लोग हमारे कार्यक्रम में थे वहाँ। एक तीसरा आखिरी सवाल राहुल का है कि क्या कल को कोई ऐसी परिस्थिति आएगी जिसमें संजय चौहान अपनी पार्टी का विलय कर दें? नहीं, पार्टी का विलय तो नहीं होना है। नहीं करेगी, पार्टी हमारी रहेगी और अखिलेश जी की भी मंशा नहीं है कि हमारे विलय ना करो, बस हमारे सिंबल पे लड़ जाओ, पॉलिटिकल आइडेंटिटी को ख़त्म करें। सिंबल पर ही नहीं, हमारा लक्ष्य है इस चुनाव में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाना। हम उसके सहयोगी साथी हैं। हम अपने पार्टी को भी स्टैंड करेंगे
और चुनाव भी मजबूत। मान लीजिए आप लोग दावा कर रहे हैं सपा की सरकार बन जाती है, आपने अभी इंटरव्यू में कहा मैं तो विधायक की लड़ूंगा नहीं, तो फिर मंत्री कैसे बनेंगे? एमएलसी बन जाएंगे? एमएलसी बन करके मंत्री रहा जाएगा। अच्छा। सरकार में रहा जाएगा और मजबूत स्थिति में रहा जाएगा और अपने लोगों को सुरक्षा और संरक्षण दे लेंगे। चलिए, आप सुन रहे थे जनवादी पार्टी सोशलिस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय चौहान को। जमघट की इस पूरी बातचीत के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। डॉक्टर चौहान, आपने इतना समय दिया उसके लिए धन्यवाद और चुनाव के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। आप देख रहे हैं लल्लन टॉप।